ऐसे ही एक साल और बीतने को आया। अब सरगम की 10वीं की परीक्षाएं चल रही थी। उस दिन आखिरी पेपर था। उसे अपनी तबीयत अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने ये बात संयम को कही तो संयम ने सोचा, थकावट का बुखार है, रात रात भर पढ़ती रहती है, शायद इसलिए बुखार सा लग रहा होगा इसे। फिर उसने सरगम को बुखार की गोली दे दी और सरगम पेपर देने चली गई। दवा खाकर सरगम को बेहतर लग रहा था। उसने उस दिन आराम से अपना पेपर दिया। पेपर देकर वो अवंतिका के संग घर वापस लौट रही थी तो तभी जोर की बारिश होने लगी और वो पूरी तरह से भीग गई। जैसे तैसे दोनों घर पहुंची। तब तक दवा का असर खत्म हो चुका था और सरगम को फिर से बुखार हो गया। अब उसे घर पहुंचना मुश्किल हो गया था, जबकि स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था। जैसे तैसे वे घर पहुंची, दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर वैसे ही गीले कपड़ों में लेट गई। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, शायद इसलिए उसे कपड़े बदलने का होश न रहा था। आज संयम भी जल्दी घर आ गया था क्योंकि उसे सरगम का पेपर जो चेक करना था कि उसका आज का पेपर कैसा गया है। घर की दूसरी चाबी हमेशा उसके पास रहती थी, इसलिए वो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर घर के भीतर आ गया। तब उसने देखा कि सरगम ने तो आज कपड़े ही नहीं बदले और ऐसे ही स्कूल की ड्रेस में ही सो गई। इसलिए जगाने के लिए जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया तो सरगम का बदन आग की तरह तप रहा था। गीले कपड़ों ने उसके ताप को और भी बढ़ा दिया था। कपड़े बदलने भी जरूरी थे। संयम ने हिम्मत करके सरगम के कपड़े बदले। सूखे कपड़े पहनाकर उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और वसुधा के घर जाकर उससे कहा कि सरगम की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान रखिएगा उसका। फिर संयम जल्दी से डॉक्टर साहब को लेकर आ पहुँचा। डॉक्टर साहब ने सरगम का चेकअप किया तो वे बोले, इन्हें तो टाइफाइड हुआ है, अभी बिल्कुल माइनर स्टेज पर है, इसलिए इन्हें बुखार हुआ है। इनके खाने पीने का खास ख्याल रखें, लगता है बारिश में भीगने से इनकी तबीयत और भी बिगड़ गई है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने सरगम को इंजेक्शन दिया, कुछ दवाएं लिखी और फिर वे संयम से बोले, 2 दिन के बाद इन्हें मेरे क्लिनिक पर लेकर आइएगा, दोबारा चेकअप कर लूँगा। वो तो अच्छा हुआ कि शुरुआत में ही आपने इन्हें दिखा लिया, इसलिए मर्ज ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, नहीं तो टाइफाइड ठीक होने में मुश्किल हो जाती है। मरीज को हल्का खाना दीजिएगा, फल वगैरह ज़्यादा हो खाने में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर संयम ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी फीस दी और उन्हें बाहर तक छोड़ आया। वसुधा भी अपने घर चली गई और फिर संयम सरगम के पास आकर बैठ गया और उसका सिर सहलाते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है? हाँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। दोपहर में तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी, इसलिए घर आकर ऐसे ही गीली ड्रेस में सोफे पर ही लेट गई। हिम्मत नहीं हुई कपड़ा बदलने की। सरगम बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो तुम कपड़े बदल ही लेती, ऐसे ही थोड़ी लेटती। संयम बोला, तो फिर तुमने बदले क्या मेरे कपड़े? सरगम ने पूछा। हाँ तो क्या करता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें होश ही नहीं था, इसलिए तुम्हारे कपड़े मैंने बदल दिए। मुझे अब शर्म आ रही है, सरगम सकुचाते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम्हें शर्म भी आने लगी? लेकिन कब से? संयम ने चुटकी लेते हुए पूछा। कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो, जैसे कि कक्षा की लड़कियां उड़ाती है, कहती है तुझे कुछ नहीं पता। सरगम भोलेपन से बोली, नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो यूं ही कह रहा था। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं तब तक खाने का इंतज़ाम करता हूँ, फिर तुम्हें दवा भी तो खानी होगी। संयम बोला। ठीक है, तो तुम खाना बना लो, बाद में बातें करते हैं। सरगम बोली। फिर संयम ने मूंग दाल की चटपटी सी खिचड़ी बनाई और दोनों ने खाई। सरगम ने अचार और घी मांगा तो संयम ने मना कर दिया। तब सरगम बोली, लेकिन तुम तो खा रहे हो। लो, अब मैं भी नहीं खाता, अब खुश? संयम बोला। फिर दोनों खाना खाकर फुर्सत हुए तो संयम ने रसोई में जाकर बर्तन धुले और फिर सरगम के सिरहाने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद संयम सरगम से बोला, अब तुम आराम करो, मैं भी सोफे पर जाकर लेट जाता हूँ। तब सरगम बोली, आज मेरे पास लेट जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब है शायद इसलिए, और फिर आज तो सोफा भी गीला होगा, मैं दिन भर सोफे पर ही तो लेटी थी जब बारिश में भीग कर आई थी। आज तुम यहीं सो जाओ, अब तो मैं पाँव पसार कर भी नहीं लेटती,
क्योंकि बड़ी जो हो गई हूँ। पहले तो संयम सरगम की मासूमियत पर हंसा, फिर सरगम की इस बात को टाल ना सका और बिस्तर पर ही लेट गया। वो दिन भर का थका था, इसलिए उसे नींद जल्दी आ गई, लेकिन सरगम तो दिन भर सोई थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। सरगम ने संयम की ओर करवट ली और बिना पलक झपकाए उसे एकटक निहारती रही। आज उसने शादी के बाद संयम को पहली बार गौर से देखा, और इस नज़र से भी। सरगम मन में सोच रही थी, कितना भोला मासूम सा चेहरा है संयम का, कितने सुंदर नैन नक्श हैं। आज से पहले उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे खूबसूरत है उसका दिल, जिसमें प्रेम और दया का अथाह भंडार है। ये तो एक अनमोल खजाना है, और इसको मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। इसका कोमल स्वभाव, मधुर वाणी, सहनशीलता, क्या क्या गुण इसमें नहीं समाये। और एक मैं हूँ कि कभी इसे त्वजो ही नहीं दी। इसके सानिध्य में रहकर तो पत्थर भी पिघल जाए, फिर मैं तो इंसान हूँ। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे ऐसा अनमोल तोहफा बख्शने के लिए। इतना सोचते सोचते सरगम की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसने उठकर संयम के माथे को चूम लिया। सरगम के चुंबन का स्पर्श संयम ने अपने माथे पर महसूस किया, लेकिन वो चुप्पी साधे लेटा रहा। वे यही चाहता था कि सरगम को प्यार का एहसास खुद से हो और वे ही उसके करीब आए, और शायद धीरे धीरे अब उसे ये एहसास हो रहा था। फिर सरगम ने अपना एक हाथ संयम के सीने पर रखा और वो सो गई, लेकिन उधर संयम को सरगम की गर्म सांसें बेचैन कर रही थी। फिर संयम ने करवट ली और सरगम से दूरी बनाकर सो गया। सुबह हुई, पहले संयम जागा और चाय बनाकर सरगम को जगाते हुए बोला, उठिए श्रीमती जी, चाय पी लीजिए। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सरगम ने आंखें खोली और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे भाई, हंस क्यों रही हो? मैंने कोई चुटकुला थोड़ी ही सुनाया है, संयम बोला। तुमने मुझे श्रीमती जी बोला, इसलिए हंसी आ गई, सरगम बोली। तो तुम मेरी श्रीमती तो हो, इसलिए तो मैंने श्रीमती बोला, संयम ने कहा। तो तुम मेरे श्रीमान हुए, सरगम बोली। और क्या? अच्छा, ये सब छोड़ो, नाश्ते में क्या खाओगी? संयम ने पूछा। कुछ भी बना लो, अब से सब खा लिया करूँगी, कोई भी नखरे नहीं करूँगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो और मैं तुम्हें जब देखो तब परेशान करती रहती हूँ, सरगम बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, संयम बोला। तुम मुंह से कहो या ना कहो, लेकिन ऐसा ही है, सरगम बोली। चलो ठीक है, इस बात पर बाद में बहस कर लेना, पहले चाय पी लो, संयम बोला। हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी, ऑफिस पे तो जाना होगा, सरगम बोली। नहीं जाना, ऑफिस से मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली है, तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं है इसलिए, संयम बोला। तब ठीक है, मैं भी तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, सरगम बोली। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, कल दादाजी की चिट्ठी आई थी, तुम्हारी तबीयत के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाया, सोचा बाद में पढ़ूंगा। तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं चिट्ठी पढ़कर देखता हूँ आखिर क्या लिखा है उन्होंने, संयम बोला। हाँ, हम लोग दिवाली में गांव गए थे ना, तब से गांव भी तो नहीं गए, इसलिए उन्होंने खैर खबर पूछी होगी, सरगम बोली। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो, संयम बोला। फिर सरगम नहाने चली गई और संयम ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो सच में जगजीवन राम जी ने दोनों का हालचाल पूछा था। चिट्ठी पढ़कर संयम नाश्ता बनाने चला गया। थोड़ी ही देर में सरगम नहाकर आई और आज उसने लाल साड़ी पहनी थी। बहुत दिनों के बाद आज उसने साड़ी पहनी थी। दिवाली पर जब वे गांव गई थी तब वे साड़ी पहनी थी। वो यहाँ रहती है तो सलवार कमीज ही पहनती है। साड़ी को उसने बहुत सलीके से बांधा था क्योंकि अब उसने साड़ी पहनना सीख लिया था। फिर उसने मांग में सिंदूर भरा, लाल बिंदी लगाई, आंखों में काजल की पतली धार डाली, लाल चूड़ियाँ भी पहनी, पैरों में पायल भी डाल दी। फूले गीले बालों में जब वो संयम के सामने पहुंची तो संयम उसे एकटक देखता ही रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। जब संयम ने कुछ नहीं कहा तो सरगम ने मजबूर होकर संयम से पूछा, ये लाल साड़ी कैसी लग रही है? देखकर बताओ ना जरा, अच्छी लग रही है। उस समय संयम का पूरा ध्यान पोहे की कढ़ाई पर था। वे ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि सरगम चिढ़े। तुम मेरी ओर देख तो रहे नहीं हो और कहते हो कि अच्छी लग रही हूँ।
सरगम ने गुस्से से कहा। फिर संयम सरगम की ओर पलटकर बोला, तुम भी अच्छी लग रही हो और तुम्हारी साड़ी भी। और फिर सरगम शर्मा गई। संयम यही तो चाहता था कि सरगम के मन में उसके प्रति प्रेम का भाव स्वतः उत्पन्न हो, और शायद अब यही हो रहा था। हफ्ते भर संयम घर पर रहा। वो अब दोनों एक ही बिस्तर पर लेटते, कुछ देर बातें करते और सो जाते। पति पत्नी वाला रिश्ता अब भी दोनों के बीच कायम ना हुआ था। अब सरगम ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर साहब भी बोले कि अब सरगम पूर्णतः स्वस्थ है। इसलिए एक हफ्ते बाद संयम ऑफिस जाने लगा। अब सरगम को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चला था। अब वो धीरे धीरे घर के काम करने भी सीखने लगी। सब्जी काटती तो उंगली काट लेती, और कभी रोटी पकाती तो हाथ चला लेती। ये सब देखकर संयम कहता, तुमसे किसने कहा कि काम करो? हाँ, तो क्या सारी जिंदगी तुम ही मुझे पकाकर खिलाते रहोगे? अब मुझे भी तो घर के काम सीखने चाहिए। सरगम भोलेपन से कहती, हाँ बाबा, सीख लेना घर के काम, लेकिन तुम इस तरह से चोटें लगवाती रहो और मैं उन पर मरहम लगाता रहूं, ये मुझसे ना हो पाएगा। संयम कहता, मुझे दर्द में देखकर तुम्हें दुख होता है? और ये पूछते हुए सरगम की आंखें भर आती। दुख तो होगा ही मुझे, तुम मेरी पत्नी जो हो। संयम कहता। फिर सरगम कुछ नहीं कहती और पलटकर धीरे से अपने आंसू पोंछ लेती, ताकि उसके आंसू संयम ना देख पाए। वो अब सजने संवरने भी लगी थी। रोज शाम को संयम के आने से पहले सलीके से श्रृंगार करती, और जब संयम उसे अनदेखा कर देता तो उसे बहुत बुरा लगता। उसका दिल प्रेम से भरा था, लेकिन वो प्रेम जुबान तक आने में समय लग रहा था। बस वे तो अब उसकी आंखों से झलक रहा था। अब कुछ दिनों से संयम देर से घर आने लगा था, क्योंकि उसके ऑफिस में कोई नई लड़की आई थी जिसका नाम माधुरी था, और उससे यहाँ की जगह के बारे में कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या मिलता है। तो उसने अपनी मदद के लिए संयम से कहा, और संयम भी तैयार हो गया उसकी मदद के लिए। वे जब भी घर का सामान खरीदने के लिए संयम को बुलाती तो संयम उसके साथ बाजार जाने को राजी हो जाता। वे वहीं उनकी ही कॉलोनी में रहती थी। उसे भी सरकारी घर मिल गया था। संयम का माधुरी के साथ आना जाना सरगम को फूटी आंख भी ना सुहाता, और वे मन ही मन कुढ़कर रह जाती।